है तो क्या पढ़ रहे हैं? नदी के द्वीप। ठीक है, तो नदी का द्वीप देखा है आप लोगों ने? हाँ, कैसे सविता? दिखाई दे रहा है वीडियो में? ठीक, हाँ ठीक है। तो नदी के द्वीप, द्वीप क्या होता है? द्वीप किसको कहते हैं? किसको कहते हैं द्वीप? हाँ बोलो, बोलोगे तब तो। ऐसे चुप हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा? द्वीप किसको कहते हैं जी? हाँ हाँ, समुद्र के बीच में क्या? हाँ, समुद्र के बीच में क्या? ठीक है, द्वीप मतलब वह क्षेत्र जो चारों ओर से किससे घिरा हो? पानी से घिरा हो, लेकिन वह क्षेत्र क्या हो? भूभाग हो, जमीन हो। ठीक है, जैसे भारत है, भारत द्वीप है? भारत द्वीप है? है? नहीं है, चारों ओर से नहीं घिरा है ना। कितने ओर से घिरा है? तीन ओर से, इसलिए भारत प्राय द्वीप है जो तीन ओर से जल से घिरा हो। ये आपका मैप है ना, देखो ये आपका मैप हम लोग वीडियो में भी दिखा देते हैं आप लोगों का। ये भारत हो गया, है ना। इधर पानी है, अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है ना, इधर बंगाल की खाड़ी। तो तीन ओर से जल से घिरा है, ये क्या कहलाएगा? द्वीप, सॉरी प्रायद्वीप, है ना। और यदि बहुत बड़ा विशाल भूखंड है और चारों ओर से जल से घिरा है तो द्वीप कहलाएगा, महाद्वीप कहलाएगा? महाद्वीप। तो एशिया आप देखोगे ऐसे, इधर से भी पानी से भी गिरा है, इधर से गिरे, इधर से गिरे, इधर से, तो ये महाद्वीप हो गया। द्वीप महाद्वीप की अपेक्षा में क्या होता है? छोटा होता है। जैसे कि ये आपका दिख रहा है, ये पपुआ न्यू गिनी दिख रहा है, ये छोटे छोटे जगह दिख रहे हैं आपका। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार को क्या कहते हैं? द्वीप समूह कहते हैं ना। तो महाद्वीप जितना बड़ा नहीं, छोटा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो, वो क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। जैसे हमारे यहाँ लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये तो जो द्वीप समूह का बात कर हम लोग, किस में घिरा हुआ है? महासागर या सागर के बीच। लेकिन आपकी कविता का शीर्षक क्या है? नदी के द्वीप। मतलब बड़ी बड़ी नदियों के बीच में भी कुछ ऐसे भूखंड होते हैं जो चारों ओर से जल से घिरे होते हैं। नदी के बीच में होने के बाद भी उनका अपना अस्तित्व होता है। समझ में आ रहा है? तो ये कविता का शीर्षक क्या है? प्रतीकात्मक है। मतलब नदी किसी और नाम का अर्थ है, द्वीप किसी और अर्थ का द्योतक है। समझ में आ रहा है? जैसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी में एक बहुत बड़ा द्वीप है जो संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहलाता है, माजुली। ठीक है, तो माजुली नदी द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी में है। तो नदी, बहुत बड़ी नदी के बीच में ऐसा भूखंड होता है जो जल, नदी के बीच होने के बाद भी भूखंड होता है, जल से घिरा होता है। तो यहाँ जो नदी है वो किसका प्रतीक है? सोचो जरा, दो लिखा है यहाँ पे, व्यक्ति और समाज। व्यक्तिवादी और समाजवादी को हम लोग कर देते हैं व्यक्ति और समाज। ठीक है, और कविता का शीर्षक है नदी और द्वीप। तो दो शब्द आ रहे इसमें, एक तो नदी आ रहा है और दूसरा द्वीप आ रहा है। तो नदी किसका प्रतीक हो सकता है? व्यक्ति का या समाज का? अपने हिसाब से सोचो। कविता को पढ़ने के बाद तो क्लियर होगा, लेकिन अभी आप लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है? हाँ, एक और नदी है, एक और द्वीप है, एक व्यक्ति का प्रतीक है, एक समाज का प्रतीक है। तो नदी क्या है? समाज, है ना, और द्वीप क्या है? व्यक्ति। इतना समझ गए तो ये कविता समझ में आ जाएगी। इसके अलावा इस कविता में कुछ नहीं है। ठीक है, तो नदी किसका प्रतीक है? समाज का। और द्वीप किसका प्रतीक है? व्यक्ति का प्रतीक है। तो अज्ञेय कैसे कवि है? व्यक्तिवादी कवि है या समाजवादी कवि है? हाँ, व्यक्तिवादी कवि है ना। मतलब अज्ञेय के काव्य में स्व की प्रधानता है, मैं की प्रधानता है, अहम की प्रधानता है, व्यक्ति की निजता की बात करते हैं वो। मतलब व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की निजता, व्यक्ति की स्वतंत्रता के ये क्या है? कवि है। समझ में आ रहा है? तो इस कविता में नदी का महत्व होगा या द्वीप का महत्व होगा?
द्वीप का महत्व होगा, है ना। तो नदी का पूरा सम्मान करते हुए द्वीप का कैसे अपना अस्तित्व है, यही इस कविता में हमको पढ़ना है। ठीक है, इतना समझ गए, मतलब ये कविता आपकी समझ में आ गई, कविता का जो सार तत्व है। ठीक है, अब कविता शुरू करते हैं। हम नदी के द्वीप हैं। हम मतलब व्यक्ति, छोटे 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 व्यक्ति, मतलब एक एक व्यक्ति मिलकर क्या बनता है, समाज बनता है। समाज कोई व्यक्तियों से अलग है, हर व्यक्ति किसका हिस्सा है, समाज का। समाज मतलब नदी, है ना। तो क्या कह रहे हैं, हम नदी के द्वीप हैं। हम द्वीप हैं लेकिन किसका हिस्सा है, नदी का। हम व्यक्ति हैं लेकिन हम किसका हिस्सा है, समाज का, यही कह रहे हैं। ठीक है, तो हम नदी के द्वीप हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत स्विनी बह जाए। हम नदी के द्वीप हैं, हम व्यक्ति समाज के हिस्सा हैं, समाज का हिस्सा हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत स्विनी, मतलब नदी, नदी के लिए बार बार स्रोत स्विनी शब्द का प्रयोग इस कविता में हुआ है। तो हम नहीं कहते कि हमें छोड़कर स्रोत स्विनी बह जाए, मतलब हमको छोड़कर समाज अलग चला जाए। हम समाज से कटकर रहना नहीं चाहते हैं। हम नदी से, हम समाज से अलगाव नहीं चाहते। द्वीप का अस्तित्व किसकी वजह से है, नदी की वजह से। वो द्वीप क्यों है, क्योंकि नदी के बीच में, इसलिए तो द्वीप कहला रहा है ना। तो वो कह रहे हैं हम नहीं चाहते, हम नदी को नहीं नकार रहे हैं। एक द्वीप नदी को नहीं नकार सकता, वैसे ही एक व्यक्ति समाज को नहीं नकार सकता। वह हमें आकार देती है। द्वीप का आकार कौन निर्धारित करता है, नदी। नदी का प्रवाह कैसे होगा, नदी में बाढ़ आ गई, हो सकता है द्वीप जलमग्न हो जाए, डूब जाए। द्वारका नगरी थी, द्वारका डूब गई ना, कभी द्वीप रहा होगा, है ना। आज जल स्तर बढ़ने की चेतावनी दे रहे हैं, हिमखंड पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो कुछ समुद्री तट पर स्थित देशों में डूबने का खतरा है। समझ में आ रहा है। तो द्वीप का अस्तित्व किसकी वजह से है, नदी की वजह से। तो कह रहे हैं कि वह हमें आकार देती है। हमें आकार, व्यक्ति को आकार कौन देता है, समाज। आप कैसा बोलते हैं, कैसा पहनते हैं, कैसा ओढ़ते हैं, किस तरह से बर्ताव करते हैं, आपका व्यवहार, सब कुछ कौन निर्धारित करता है, समाज। भारत में है तो प्रणाम करते हैं, भारतीय समाज के हिस्सा है। विदेश में होता है तो हेलो करते हैं, मुझे नाम से बुलाते हैं। विदेश में यही होता है ना, वहाँ सर जी थोड़ी चलता है ना। तो तमिलनाडु के बच्चे तो सर जी करते रहते हैं, बाकी जगह बच्चे सर बोलते हैं। विदेश में जाओगे तो हे जॉन, हे कमल, हाउ आर यू, यही है ना। तो ये कौन निर्धारित कर रहा है, जैसे नदी द्वीप को आकार दे रही, वैसे ही आपके पहनने, ओढ़ने, बोलने, चालने को आकार कौन दे रहा है, आपके व्यक्तित्व को आकार कौन दे रहा है, समाज दे रहा है। हमको घमंड होता है कि हम फलाना है, हम ये है, वो है, मैं भूरीमती हूँ, मैं सविता हूँ, मैं विनीता हूँ, मैं दीपिका हूँ, लेकिन आपका में कुछ भी नहीं है। आप किस तरह से बोलते हैं, आपने बोलना दूसरों से सीखा, किस तरह से पहनते ओढ़ते हैं। जंगलों में पैदा हुए होते तो आप हो सकता है किसी अलग तरीके से पहनते ओढ़ते, किसी और समाज में पैदा हुए होते, किसी और देश में पैदा हुए होते, हो सकता है यहाँ पैदा ना हो कि केरल में पैदा हुए होते। मैं केरल में पैदा होता, धोती पहन के पढ़ा रहा होता, पढ़ाता कि नहीं, लुंगी, वो लोग धोती को लुंगी की तरफ पहनते हैं ना, प्रोफेसर्स वहाँ लुंगी पहनते हैं। तो मेरा पहनावा तक मैंने नहीं डिसाइड किया, हमको लगता है कि मेरा है, मैंने सोचा है ये मेरा स्टाइल है, मेरा तरीका है, लेकिन कुछ भी मेरा नहीं है। सब कुछ किसने आकार दिया है, समाज ने। जैसे नदी को कौन आकार देती है, द्वीप को कौन आकार देते हैं, नदी आकार देती है। वही आगे कह रहे हैं कि हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत स्विनी बह जाए, वह हमें आकार देती है। मतलब आपको व्यक्तिवादी तो होना है, लेकिन इतना भी व्यक्तिवादी नहीं होना कि आप समाज विरोधी हो जाए। समाज को स्वीकार करना है, लेकिन साथ ही स्वयं की निजता की भी रक्षा करनी है ना। हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, आभार, सैकत, कूल, सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी गए। अब ये द्वीप के टर्मिनोलॉजी, शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं कि द्वीप कैसा होगा, द्वीप का आकार कैसा होगा, गोलाई होगा, कोई द्वीप कटा छटा पतला द्वीप होगा, है ना। अंतरीप, आभार, सैकुत, कूल, उसके किनारे कैसे होंगे, सब कुछ कौन तय करता है, नदी तय करती है। और व्यक्ति का सब कुछ कौन तय करता है, समाज तय करता है। आप कैसी भाषा बोलते हैं, भाषा सब हिंदी बोलते हैं आप लोग, लेकिन किसी की हिंदी बहुत मधुर होगी, किसी की कर्कश होगी, किसी के संस्कार अलग होंगे। आइए, कोई बोलेंगे आजा, समझ में आ रहा है। तो हमारा सब कुछ हमारे समाज परिवेश ने तय किया है, जैसे द्वीप का सब कुछ नदी तय करती है। वही कह रहे हैं, माँ है वह, इसी से हम बने हैं।
नदी कौन है? माँ है, द्वीप की माता है, जन्मदायी है ना, जन्म देने वाली। वैसे ही व्यक्ति का जन्म कौन है? समाज। व्यक्ति को जन्म समाज ने दिया है, उसको गढ़ा है समाज ने। तो कह रहे हैं किंतु हम है द्वीप, सब कुछ समाज का दिया होने के बावजूद, नदी द्वारा सृजित किए होने के बावजूद, किंतु हम है द्वीप। हम कौन है? द्वीप है। हम व्यक्ति के रूप में भी तो कुछ हैं, है ना। एक बहुत अच्छा शेर है बशीर बद्र का है, बड़े लोगों से मिलने में जरा फासला रखना, जहां दरिया समंदर से मिलता है दरिया नहीं रह जाता। दरिया मतलब नदी। नदी तब तक नदी है जब तक वो किससे नहीं मिली। एक बार समंदर में मिल गई तो आप पहचानोगे कि कौन से नर्मदा नदी है कि यमुना नदी है, पहचानोगे। कौन से ब्रह्मपुत्र है, समंदर के अंदर सब क्या है? समंदर है ना। तो ऐसे ही बड़े व्यक्तित्व, कई लोग इतना किसी के पीछे लग जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं, उसका व्यक्तित्व तिरोहित हो जाता है। ऐसे ही अज्ञेय कह रहे हैं कि हम नदी के द्वीप तो हैं, किंतु हम है द्वीप, पर हम ये नहीं भूल रहे कि हम द्वीप हैं, हमारा भी अस्तित्व है। पूरी लड़ाई अज्ञेय की यही है। व्यक्ति समाज में रहते हुए व्यक्ति की सत्ता को नहीं भूलते हैं, उसके अस्तित्व को नकारते नहीं हैं, है ना। किंतु हम है द्वीप, हम धारा नहीं है। नदी क्या है? प्रवाह है, धारा है। और द्वीप क्या है? प्रवाह है। क्या? द्वीप स्थिरता है ना। द्वीप एक जगह रुकी हुई। यदि द्वीप बहने लगेगी नदी के साथ तो द्वीप रह जाएगी। तो वही जहाँ दरिया समंदर से मिलता है दरिया नहीं रह जाता। तो द्वीप इसलिए द्वीप है, उसका अस्तित्व नदी के द्वारा दिए जाने के बाद भी वो इसलिए है क्योंकि वो प्रवाहमयी नहीं है, वह धारा नहीं है। तो कह रहे किंतु हम है द्वीप, हम धारा नहीं है, स्थिर है समर्पण हमारा। समाज के प्रति हम समर्पित है, स्थिर है। लेकिन हम क्या है? स्थिर है, प्रवाह के साथ बह नहीं जाएंगे। हम सदा से द्वीप हैं स्रोत स्विनी के, हम नदी के ही द्वीप हैं, हम समाज के ही हिस्सा हैं, किंतु हम बहते नहीं हैं। हम बहते नहीं हैं। समाज जिधर जा रहा है जरूरी नहीं कि आप भी उधर जाएं। समाज जो कर रहा है जरूरी नहीं है कि आप भी वो करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप समाज विरोधी हैं। हो सकता है आपकी स्वतंत्र सोच हो, समाज की जो राय है आपकी राय उससे मेल नहीं खाती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप समाज का अंग नहीं है, या समाज से आपको नफरत है, या समाज की आपको आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है। तो कह रहे हैं कि किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। द्वीप बह गया तो द्वीप क्या हो जाएगा? रेत हो जाएगा। द्वीप रह पाएगा? रेत होना मतलब अस्तित्व समाप्त हो जाना। एक कॉलेज में एक क्लास में कितने लोग पढ़ते हैं? सब विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी क्या? एक नदी है। लेकिन द्वीप कौन है? सविता, विनीता, भूरीमती, दीपिका, आप सब छोटे छोटे द्वीप हो। लेकिन नदी एमए हिंदी एक नदी है। लेकिन आपकी पहचान कब बनेगी? जब आप द्वीप के रूप में अपने आप को स्वीकारेंगे, जब आप कुछ अलग करेंगे। पढ़ने में कोई अच्छा होगा, कोई गाने में अच्छा होगा, कोई किसी चीज़ में अच्छा होगा, ये द्वीप की पहचान है। नहीं तो कई लोग हैं एमए हिंदी जिनके मुझे नाम भी नहीं पता है, कॉलेज में 600 बच्चे हैं, 600 बच्चों के नाम पता है क्या? तो जो बह जाते हैं वो रेत हो जाते हैं, और जो द्वीप की तरह खड़े रहते हैं उनका अस्तित्व, उनकी पहचान बनती है। समझ में आ रहा है? यही व्यक्ति की प्रधानता। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। बहेंगे तो रहेंगे क्या? फिर तो नदी ही बन जाएंगे। द्वीप का अस्तित्व समाप्त। पैर उखड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नदी की जब तेज धारा आएगी तो हम हमेशा बने ही रहेंगे। पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, बह जाएंगे। ढहेंगे, कई बार द्वीप ढह भी जाएगा। सहेंगे, बह जाएंगे। तो कई बार व्यक्ति को इस सब का सामना करना पड़ता है। समाज में बाढ़ आती है, लोगों की विचारधारा से मैच नहीं खाता है, मेल नहीं खाती है, आपके पैर उखड़ने लगते हैं, आपको अपने अस्तित्व पर क्या होना है? संशय होने लगता है। तो वही सब कह रहे हैं कि जैसा एक द्वीप झेलता है, सहेंगे, ढहेंगे, सहेंगे, है ना। छत्तीसगढ़ी में कहावत है, जे सहते ते लहते। तो जो सहन करता है वही आगे बढ़ता है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि ढहेंगे, सहेंगे, कई बार बह भी जाएंगे, और फिर हम चूर्ण होकर भी क्या कभी धार बन सकते हैं? लेकिन जो अपने अस्तित्व को स्वीकार कर लिया, वो तमाम संकट झेलते हुए भी अपने आप को
क्या है, धारा नहीं मानेगा। वो हमेशा मानेगा बुरे से बुरी परिस्थिति में भी कि मेरा अपना अस्तित्व है, मेरा कोई वजूद है, मेरी कोई स्वतंत्र सत्ता है। तो वही कह रहे हैं, क्या कभी धार बन सकते हैं? रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। कह रहे हैं कि यदि हम उस भेड़ चाल में शामिल हो गए तो कुछ विशेष योगदान नहीं दे पाएंगे। आपकी क्लासरूम में जो तस्वीरें लगी है, कॉलेज में जो तस्वीरें लगी है, उन व्यक्तियों के हैं जो नदी में रहते हुए भी द्वीप बने रहे। गांधी, नेहरू, अग्गे, फणीश्वर नाथ रेणु, हरिवंश राय बच्चन, कुछ तो अलग किया ना। तो ये लोग बहेंगे नहीं, क्योंकि बहना रेत होना है। और यदि वो रेत होना स्वीकार नहीं करेंगे, अगर अच्छा व्यक्ति जो बहुत कुछ कर सकता है वो समाज में कुछ विशेष नहीं करता है, तो वो समाज को क्या करता है, रेत बनेगा तो गंदला ही करेंगे, मतलब कुछ विशेष योगदान नहीं देगा। रेत का काम क्या है, गंदला ही करता है। ठीक है, वही कह रहे हैं, अनुपयोगी ही बनाएंगे, समाज को कोई विशेष योगदान नहीं दे पाएंगे। द्वीप है हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है। नदी के बीच में एक रुकावट, व्यवधान नहीं है द्वीप, यह कोई शाप नहीं है। आप समाज में सबके जैसा नहीं सोचते हैं, कुछ अलग सोचते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो ये शाप नहीं है, यह आपकी नियति है कि आपकी सोच अलग है, आप दूसरों से अलग है। समझ में आ रहा है? तो आगे देखते हैं, हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी के क्रोड़ में, वह बृहद भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। तो कह रहे हैं कि हम नदी के पुत्र हैं, है ना। बृहद भूखंड से, एक विशाल भूखंड है, हमारा अस्तित्व उससे मिलता है। हम नदी के पुत्र होते हुए भी हम क्या है, भूखंड है। तो हम किसके पितर है, हमारे पितर कौन है, पूर्वज कौन है, जो विशाल भूखंड है। मतलब एक व्यक्ति की सत्ता है, वो समाज में रहते हुए भी उस विशाल भूखंड का हिस्सा है, मतलब उस विशाल परंपरा का हिस्सा है जिन लोगों ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम किया, स्वतंत्र रूप से पहचान बनाई। आपकी पहचान भले छोटी हो, लेकिन आप कुछ अलग करना चाहते तो आप उस महान परंपरा का हिस्सा है। कुछ दिन पहले मैंने ऐसे एक स्टेटस लगाए थे कवि की रचना को लेकर कि मुझे खुशी है कि मैं इस परंपरा का व्यक्ति हूँ जो कविताएं लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। हर कोई मैथिली शरण गुप्त अज्ञेय नहीं हो सकता, लेकिन आप कविता लिख रहे हैं, मतलब आपकी उस परंपरा में है, चाहे कितना भी छोटा, वो आपका स्वतंत्र अस्तित्व है। यह महत्वपूर्ण है। समझ में आ रहा है? तो वही कह रहे हैं कि अलग होना शाप नहीं है, बल्कि नियति है। नदी के पुत्र हैं लेकिन भूखंड है, तो आप उस विशाल भूखंड से आपका संबंध है, वह विशाल भूखंड आपका अपना पितर है, पितृपक्ष है। समझ में आ रहा है? नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाय हमको मिला है मिलता रहे, मांझती संस्कार देती चलो। तो कह रहे हैं नदी तुम बहती चलो, हमको समाज से कोई विरोध नहीं है, गतिरोध नहीं है, समाज जैसा है वैसा होता चले, क्योंकि हमको समाज से क्या मिलता है, संस्कार मिलता है। मांझती चलो, समाज हमारा परिमार्जन करता है, हम कैसे बोलेंगे, पहनेंगे, उठेंगे, बहुत सारी चीज़ों में कई बार हम गलत जाते हैं, समाज हमको टोकता है, अवरोध उत्पन्न करता है, तब हम मांझते हैं स्वयं को। मांझना मतलब स्वयं को परिष्कृत करना, है ना। जैसे कोई अच्छे ढंग से पहनता नहीं, मम्मी टोक देती है क्या पहन के जा रही है, तो ये नदी का काम है, द्वीप को मांझना, द्वीप को आकार देना। देर रात से घर आए, माँ टोक देती है, लड़का बड़ा हुआ सिगरेट पीने लगा, दारू पीने लगा, पिताजी को पता चला, चप्पल से कुटाई की, मांझने का काम चल रहा है ना। तो द्वीप, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको निगल जाना चाहते, उसको संस्कारित करना चाहते। तो द्वीप को भी समझना पड़ेगा, व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा कि नदी का काम या समाज का काम उसको मांझना, उसको संस्कारित करना है ना। इसलिए वो नदी को कह रहे तुम बहती चलो और समाज हमको संस्कारित करते चले। यदि कभी ऐसा हो तुम्हारे आहाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से, अतिचार से, तो कह रहे हैं कि कभी ऐसा हो कि तुम्हारे आहाद से, ज़्यादा आनंद से, या किसी के स्वैराचार से, मतलब स्वयं की इच्छा से, मनमानी से, कभी ऐसा हो कि कुछ विरोध हो, तो मांझना तुम्हारा काम है ना। और कभी विरोध हो तुम्हारी ओर से, जैसे नदी में बाढ़ आती है तो द्वीप क्या होता है, कई द्वीप विलुप्त हो जाते हैं, कई द्वीप नए आकार में ढल जाते हैं, तो या फिर मनमानी कोई करता है, किसी का स्वैराचार होता है, तो भी ये क्या कह रहे हैं, तुम बढ़ो, प्लावन तुम्हारा घर घराता उठे। वो समाज को कह रहे हैं कि तुम्हारा विकास हो। मैं व्यक्ति के रूप में स्वयं का विकास, स्वयं का ही विकास नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ ये समाज भी बढ़ता चले। प्लावन जैसे नदी का जल बढ़ता है, नदी का प्रवाह बढ़ता है, नदी सदैव प्रवाहशील रहे, ऐसे ये समाज गतिशील रहे, विकासशील रहे, है ना। तो वो नदी से कह रहे हैं द्वीप, और
अज्ञेय व्यक्ति के रूप में समाज से कह रहे हैं, यह स्रोत स्विनी ही कर्मनाशा कीर्तिनाशा घोर काल प्रवाहिनी बन जाए। तो कह रहे हैं कि यह नदी ही क्या बन जाए, कर्मनाशा। एक नदी है जिसको कर्मनाशा नदी कहते हैं कि उसके जल से, संपर्क से अच्छे कर्मों का नाश हो जाता है ना। तो लोग उसके जल के संपर्क से भी डरते हैं। कीर्तिनाशा, कीर्ति का नाश हो जाता है। तो कह रहे हैं कि यदि कभी कोई व्यक्ति मतलब मनमानी करने लगे, मतलब व्यक्ति स्वयं को ही सब कुछ समझने लगे, समाज को कुछ न समझने लगे, तो नदी स्वतंत्र है कि उसका जल बढ़े, घरघरा उठे और उसके कर्मों का नाश करे, उसके कीर्ति का नाश कर दे। मतलब समाज में कोई अनियंत्रित हो जाता है, अमर्यादित हो जाता है, तो समाज का काम है कि उस व्यक्ति को क्या करे, सुधारे, और ना सुधरे तो उसे नष्ट करे, मिटा दे। समझ में आ रहा है? जैसे एक नदी है, किसी द्वीप को घर घर आती है, बाढ़ आती है और नष्ट कर देती है। ऐसे ही समाज भी समय समय में वह व्यक्ति जो समाज को कुछ नहीं समझता, उसका विलोपन कर देती है, उसका नाश कर देती है। समझ में आ रहा है? तो व्यक्ति का अपना अस्तित्व है, लेकिन समाज से बढ़कर नहीं है। लेकिन समाज का अस्तित्व होते हुए भी व्यक्ति के अस्तित्व को नकार नहीं सकते। कविता में एक संतुलन है, जैसे एक रस्सी रहता है, नट उस पर चलता है ना, संतुलन बनाकर। आप देखिए कविता में दोनों को नहीं नकार रहे हैं। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। काल प्रवाहिनी बन जाए तो हमें स्वीकार है वह भी। यदि नदी अपना रौद्र रूप ले ले, कहीं सुधारने का, परिष्कृत करने का काम करे, किसी द्वीप को नष्ट कर दे, यदि समाज किसी अमर्यादित व्यक्ति का विलोपन करने पर उतारू हो जाए, तो कह रहे हैं वह स्वीकार है हमें। यदि कोई व्यक्ति स्वैराचार, स्वेच्छाचारी हो जाए, समाज को तुच्छ समझने लगे, तो समाज का कार्य उसे दंड देना, उसे सुधारना। समझ में आ रहा है? तो आगे, हमें स्वीकार है वह भी, उसी में रेत होकर फिर छनेंगे हम, जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेंगे। तो यदि कभी ऐसा हो कि हमारा अस्तित्व और समाज के अस्तित्व में विरोध हो, अवरोध हो, तो समाज का यह अधिकार है कि वह हमें सुधारे या हमें नष्ट करने का प्रयास करे, और हम क्या है, फिर से प्रयास करेंगे, रेत बनेंगे, छनेंगे, पैर टिकाएंगे, वो द्वीप पुनः खड़ा होगा। तो एक अच्छा व्यक्ति यही करता है कि जब कुछ गतिरोध आता है, समाज उसका विरोध करता है, तो वह क्या करता है, पुनः स्वयं को सुधारता है, पुनः स्वयं को सृजित करता है, गढ़ता है ना। मैं बार बार स्टेटस में लगाता हूँ कि मेरा जो उद्देश्य है वह यह है कि मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली अपना बेस्ट वर्जन बनना है। तो जो अच्छा व्यक्ति होना चाहता है, जरूरी नहीं कि अच्छा व्यक्ति, लेकिन वो स्वयं को लगातार सुधारना चाहता है। ऐसे ही नदी का द्वीप से गतिरोध हो, तो द्वीप ये नहीं कि नदी को कोसे, बल्कि फिर से वो उठ खड़ा हो। द्वीप व्यक्ति यदि समाज से गतिरोध हो तो स्वयं को सुधारे, समाज से कोई किसी बात में अवरोध हो तो स्वयं को अनुकूल बनाने का प्रयास करे, कुछ ऐसा ना करे जो समाज के लिए अहितकारी हो, है ना। हितकारी होकर आप समाज से अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है, समाज से विचारधारा मेल नहीं खा रही तो, लेकिन अहितकारी है तो नदी को या समाज को पूरा हक है कि वो अपना एक्शन ले, कर्मनाशा बन जाए, कीर्तिनाशा बन जाए, ये समाज का अधिकार है। समझ में आ रहा है? फिर कह रहे हैं, फिर छनेंगे हम, जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेंगे, कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार। तो कई बार दोनों में क्लैश होता है, टकराव होता है, गतिरोध होता है, समाज हमारे बहुत सारी चीज़ों को परिमार्जित करता है, सुधारता है, या फिर ऐसी चीज़ों को नष्ट करने का प्रयास करता है, लेकिन हमारा काम है कि स्वयं को समाज में स्थापित करना अच्छे रूप में, सही रूप में, और कहीं फिर खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार। हमारा व्यक्तित्व निरंतर बनते रहता है, बनते बिगड़ते रहता है, बनता है कि नहीं। जैसे आज आप जो सोचते हैं, आज से 1 घंटे पहले नहीं सोच रहे होंगे इस कविता को पढ़ने के, है ना। आपका जीवन नित्य परिवर्तनशील है, आपके विचार परिवर्तनशील है। आज आपकी जो सोच आज से 2 साल पहले नहीं रही होगी, आज से 5 साल पहले, आज से 10 साल पहले। कुछ चीज़ों को पहले अच्छा समझते होंगे, आज वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है। तो ऐसे ही व्यक्तित्व भी निरंतर आकार बदलता रहता है, लेकिन उन्हीं व्यक्तियों का जो खुद को परिवर्तित करना चाहते हैं, जो खुद में सुधार लाना चाहते हैं। और अंतिम पंक्ति देखिए, फिर से नदी या समाज के महत्व को स्वीकार कर रहे हैं कि माता उसे फिर संस्कार तुम देना, कि तुम मिटाओगी, हम रुकेंगे, हम पैर जमाएंगे, हम फिर से नया आकार लेंगे, लेकिन माता तुम फिर से हमें संस्कार देना, हमारे अस्तित्व को स्वीकारना, हमें फिर से नया स्वरूप देना। तो ये बहुत ही अच्छी कविता है, बिल्कुल
तराजू में बैलेंस है, एक तराजू में समाज है, एक तराजू में व्यक्ति है, और दोनों के ही महत्व को स्वीकार करके समाज में संतुलन बनाया जा सकता है। वह समाज जो व्यक्ति के अधिकारों को स्वीकार नहीं करता, वहाँ व्यक्तिगत रूप से कोई ना कोई विद्रोही निकल जाता है, और वह व्यक्ति जो समाज के अधिकार को, समाज के महत्व को नहीं स्वीकार करता, वह समाज द्वारा स्वीकृत नहीं होता है। तो व्यक्ति को आवश्यकता है कि वो उसका समाज का महत्व समझे और समाज व्यक्तित्व के अधिकारों के, उसके अस्तित्व को स्वीकार करे। तो ये कविता है। नदी यहाँ समाज का प्रतीक है, द्वीप यहाँ व्यक्ति का प्रतीक है। ये कविता आपके एपी में है, ये कविता आपके नेट में है। बहुत महत्वपूर्ण कविता है। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, तो फिर यहीं खत्म करते हैं। अगली क्लास में कोई नई कविता देखेंगे। ठीक है।